नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हिस्ट्री के बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गुप्तन एम्पायर से संबंधित कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जी दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियोस में अभी तक अलग अलग टॉपिक पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया है और आज के इस सेशन में दोस्तों गुप्त राजवंश से संबंधित कुछ बड़े ही बेहतरीन प्रश्नों की चर्चा आप सभी के साथ दोस्तों करने वाले हैं। इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों आप सभी जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, अभी हमने प्रीवियस क्लास में पिछले कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आपके गुप्त डायनेस्टी से संबंधित उनको डिस्कस किया था और दोस्तों हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यहां तक जो चीजें हैं वो डिस्कस कर ली गई थी। अब दोस्तों उसके आगे बढ़ते हुए आज के इस सेशन में कुछ अन्य बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए और हमें बता दीजिए कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही है या नहीं। जिसके पश्चात दोस्तों जो सेशन है उसे हम स्टार्ट करें। बताएं, क्या आप सभी तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही है? बताएं। तो दोस्तों हम लोगों ने कल की क्लास में वहां तक क्वेश्चन कर लिया था। चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपको दोस्तों स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसको आप कोशिश करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहला दोस्तों आज का क्वेश्चन है कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे? संस्कृत बोलते थे, प्राकृत बोलते थे, पाली बोलते थे या फिर सौर सेनी बोलते थे। यहां पे अलग अलग जो नाम हैं वो यहां पर दिए गए हैं, जिनमें से आपको बताना है कि किस भाषा का जो प्रयोग है उस समय जो आपकी शास्त्रीय पुस्तकें होती थी उनमें जो है कि उसका वो प्रयोग देखने को मिलता है। बताएं भाई, नाटकों में क्या होगा? काफी बेसिक है, बताइए। एनीवन ऑफ यू, व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज बी, प्राकृत। किस भाषा का प्रयोग किया था? जो प्राकृत भाषा है उस प्राकृत भाषा का जो प्रयोग है गुप्तकालीन आपके जो नाटक हैं, खासकर संस्कृत के नाटक, उसमें स्त्री और शुद्ध बोलते थे। कौन सी? प्राकृत। अब एक बात समझिएगा कि हम जब गुप्त काल पढ़ते हैं तो गुप्त काल हर मायनों में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुप्त काल आप जिसे कहा जाता है उसको द क्लासिकल एज ऑफ इंडिया, भारत के स्वर्णिम युग के आपके इतिहास में उसको हम लोग रखते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इस आपका ये जो काल है गुप्त काल, इसमें चाहे हम साहित्य की बात करें, ठीक है, चाहे हम इनकी अर्थव्यवस्था की बात करें, ठीक है, चाहे हम इनकी स्थापत्य संरचना की बात करें, ठीक है, चाहे इनकी अन्य जो आपकी प्रशासन की बात करें, ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन की, तो सभी मामलों में जो आपको यहां पर क्या दिखाई देगा, सभी मामलों में जो वृद्धि है, सभी मामलों में जो आपका अर्थव्यवस्था कह लें, आपका साहित्य कह लें, आपका बाकी चीजें कह लें, इन सभी में जो है आपको वेल स्टैब्लिश्ड दिखाई देंगे। अब इसी वजह से ये जो काल है आपका क्या कहा जाता है? स्वर्णिम युग कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। बट अब जब रिसेंट टाइमलाइन में आप देखते हैं तो जो गुप्त काल है, जिसे हम भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं, यह फैक्ट गलत हो जाता है। कारण यह है कि जब आप देखते हैं कुषाण पीरियड को, तो जो आपका कुषाण स्थापत्य संरचना है या कुषाण काल का जो अर्थव्यवस्था है या फिर अन्य चीजें हैं, वो बहुत सारी चीजें आपके गुप्त काल में जो है वो कॉपी करती हुई दिखाई देती हैं, जिसके वजह से आपके जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं उनका यह मानना है कि जो टर्म हम प्रयोग करते हैं गुप्त काल के लिए स्वर्ण युग का, दैट इज नॉट करेक्ट, वो सही नहीं है। क्योंकि आप देखते हैं कि गुप्त काल में आपके एक समय के पश्चात जो है कुछ में भ्रष्टाचार संबंधित चीजें, आपकी मिलावट संबंधित चीजें जो है दिखाई देती हैं। खासकर जब आप पढ़ेंगे स्कंदगुप्त के बाद के शासनकालों को, शासकों को, तो आप वहां पे देखेंगे कि किस प्रकार से जो रूलर्स की जो आपकी मुद्राएं हैं, शासकों की जो मुद्राएं हैं, उनमें जो मुद्राओं में जो आपकी स्वर्ण की मात्रा है, जो सोने की मात्रा है, वो क्या होती है? लगातार कम होती जाती है और मिलावट देखने को मिलती है। इवन कई सारी ऐसी मुद्राएं हैं जिनमें आपके जो कुषाण राजवंश है उनमें आप चीजों को देखें कैसे प्रभावित होते हुए दिखाई देता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपके जो स्थापत्य संरचनाएं हैं उनमें भी काफी सारा जो प्रभाव है बाकी जो आपके राजवंश हैं उनका दिखाई देता है। तो यही कारण है कि आपके जो गुप्तन पीरियड से हम लोग गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री के रूप में जानते हैं, अब ये जो है कि उतना ये
यूजफुल नहीं रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। बात किसकी कर रहा है? सती प्रथा की। ऑप्शन ए रण से, जूनागढ़ से, मंदसौर से या फिर सांची से। बताएं भाई इसका सही आंसर क्या होगा? सती प्रथा का उल्लेख कहां से प्राप्त होता है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दिया है एरण से। कब का है? तो ये है गुप्त संवत 191 का, गुप्त संवत 191 का आपका ये अभिलेख है। काफी महत्वपूर्ण है, जहां से आपको किसके बारे में जानकारी मिलता है? सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलता है। एक यहां पे मंदसौर अभिलेख भी दिया हुआ है, इसे आप जो है कि प्रचारात्मक अभिलेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचारात्मक अभिलेख भी कहते हैं, एडवर्टाइजिंग इंस्क्रिप्शन के रूप में भी ये जाना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे पहली बार जो है किसका प्रमाण मिला है? जो प्राचार का जो उल्लेख है, ठीक है, वो यहां पर हमें देखने को मिलता है। इसी वजह से हम इसको प्राचारात्मक एडवर्टाइजिंग इंस्क्रिप्शन के रूप में जानते हैं। बाकी यहां पे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन दिया है, मैंने बताया था जूनागढ़ अलग अलग शासकों काल में अलग अलग अभिलेख मिलते हैं। जो सबसे फेमस जो जूनागढ़ अभिलेख है वो है आपका रुद्रदामन का। किसका है? रुद्रदामन का। जिसमें क्या मिलता है? जिसमें मिलता है आपका सुदर्शन झील जो है उसके निर्माण एवं जीर्णोद्धार कह लें या फिर मरम्मत कह लें, उसके बारे में जो जानकारी है वो आपके उस अभिलेख से देखने को मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि आपको लिस्ट 1 दिया गया है जो कि आपके रूलर्स के नाम है, लिस्ट 2 दिया गया है जो कि उनके टाइटल्स के नाम है, जिसमें आपके अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त का नाम दिया गया है। ऑप्शन में आपके पराक्रमांक, प्रियदर्शन, क्रमादित्य और विक्रमादित्य। अब आपको मैच कराना है और बताना है कि सही आंसर क्या होगा। बताइए। राजा जी ने बिल्कुल सही आंसर किया था, प्रियंका जी सी बता रही हैं। ठीक है, बाकी लोग भी कोशिश करें। देखिए भाई कोशिश कीजिए, गलत या सही बहुत होगा तो गलत होगा, नहीं तो फिर आपका आंसर 100% वो सही होगा। देखिए हम अशोक की बात कर रहे हैं। अशोक आपके मौर्य वंश से संबंधित है, आप सभी जानते हैं। इन्हीं के द्वारा स्तूपों को जो आपका प्रचलन है वो किया गया था। अशोक का जो आपका टाइटल है वो क्या मिलता है? प्रियदर्शन मिलता है, आपको पता है। तो ए का 2 कहां पे है? ए का 2 2 ऑप्शन में है। ठीक है, चंद्रगुप्त का नाम आपको विक्रमादित्य मिलता है। सी का 4 कहां पर है? ठीक है बताइए। सी का 4 ये ऑप्शन कंफ्यूजिंग है क्या? सी ठीक है, और बताइए। क्या होगा? सी बता रहे हैं आप लोग। ए का 2। अच्छा हाँ माफ कीजिए, मैं बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त का विक्रमादित्य। ए का 2 ठीक है, ए का 2 आपका केवल और केवल यहां पे है, आप इसको सही करेंगे। ऑप्शन नंबर सी। समुद्रगुप्त का आप यहां पे टाइटल जानते ही हैं, क्या है समुद्रगुप्त का टाइटल? पर क्रमांक है, और स्कंदगुप्त का आपका क्रमादित्य है। ये अलग अलग शासक हैं। जैसे आपका हम समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, आपने नाम सुना होगा, मेहरौली आपका स्तंभ लेख, जो कि कहां पर है? दिल्ली में कुतुब मीनार के बगल में है, जो कि प्योर आयरन का, लौह का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। स्कंदगुप्त की बात करते हैं। स्कंदगुप्त काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके काल में जो है क्या हुआ था? गुप्त वंश में जो हूण आक्रमण है इनके शासन काल में हुआ था, जिसकी जानकारी कहां से मिलती है? जिसकी जानकारी आपको जो भीतरी स्तंभ लेख है जो कि कहां से मिला है? यूपी गाजीपुर से वो प्राप्त है। ठीक है, बाकी अशोक के बारे में आप सभी जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? आपका ऑप्शन दिया गया है विदक भागम, हिरण्य, उर्दंग, उदरंग या फिर उपरनिका। बताएं भाई, जो सिंचाई कर था उस सिंचाई कर को टैक्स के लिए जो है क्या नाम देते थे? उसका टैक्स का नाम क्या था? काफी इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए एनीवन ऑफ यू, सिंचाई कर को हम क्या कहते थे?
चलिए, जानवी जी ने सी, प्रियंका जी ने सी, अंजलि जी ने सी। बाकी लोग भी बताएं भाई, सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? काफी इंपॉर्टेंट है। प्रियंका जी ने ए कहा है, जानवी जी ने बी कहा है। देखिए भाई, सिंचाई कर जो है, हम जब सिंचाई कर की बात करते हैं तो वो आपका विदक भागम कहते थे। क्या कहते थे? विदक भागम के रूप में जाना जाता था। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि सामान्यतः कोई भी जो राजवंश होता है ना, तो उसमें जो सामान्य कर होता है वो 1/6 होता है। किसका 1/6 होता है? फसल उत्पादन का। फसल उत्पादन का 1/6 भाग जो है वो कर होता था। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जो कर हैं वो हमें दिखाई देते हैं। जैसे सिंचाई कर का विदक भागम है, वैसे ही आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से आपातकालीन कर कौन सा है। जब मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा अलग अलग राजवंशों का तो वहां पर आएगा। तो आपातकालीन कर जैसे हम लोग प्रणय जो है, एक क्या है? एक यह आपका इमरजेंसी टैक्स है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा जो राजकीय भूमि होती थी उस पे कौन सा कर लगता था, तो उस पे आपका सीता नामक जो कर था। ठीक है, तो अलग अलग जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में कौन गुप्त काल में लिखा गया है? ये जो 4 आपको बुक्स दी गई हैं, अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूतम, मुद्रा राक्षस, तो इसमें से कौन कौन सी ऐसी बुक है जो कि आपके गुप्त काल के दौरान लिखा गया? अमरकोश काफी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा लिखा गया है? अमर सिंह के द्वारा जो है लिखा गया। कामसूत्र फेमस है, वात्स्यायन के द्वारा जो है लिखा गया। मेघदूतम किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाख दत्त के द्वारा जो है लिखा गया। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कालिदास आप सभी जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे जो थे उनके क्या थे? प्रमुख थे। ठीक है, बाकी अमर सिंह का जो अमरकोश है इसमें क्या मिलता है जानकारी? तो जो पुराण हैं इनके जो 5 लक्षण हैं जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, जिसमें आप लोगों को नाम भी बताया था मैंने, सर्ग, प्रतिसर्ग, ठीक है, वंश, वंशानुचरित, वंशानुचरित एंड मनवंतर। तो ये 5 लक्षण पुराणों के दिए गए कहां पे? अमरकोश में। कामसूत्र जो कि आपके सेक्स से संबंधित और बाकी चीजों से संबंधित जो जानकारी है वहां पे प्राप्त होती है। कामसूत्र का जो डिपिक्शन है उनमें जो संबंधित जो आपके आसन क्रियाएं हैं उनका वर्णन आपको स्थापत्य के रूप में जो अलग अलग हिंदू धर्म के मंदिर हैं वहां पर दिया गया है। अभी जो आपके सेक्स की चीजें हैं, जैसे कोई शब्द सेक्स बोलता है तो आपके लिए बड़ी ही अजीब चीज हो जाती है, आप थोड़े से सकपकाश जाते हो, आप थोड़े से डर जाते हो। कारण यह है कि हमारे और आप लोगों के बीच में जो सेक्स एजुकेशन है वो हमको कभी दिया ही नहीं गया। आप अपनी कॉलेजेस में पढ़ते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, कभी इमेजिन किया है कि आप लोगों को वास्तव में क्या चीजें होती है वो बताया गया? नहीं। लेकिन एंशिएंट टाइम में जो सेक्स एजुकेशन है वो शिक्षा का एक भाग होता था। उसी में संबंधित आपकी एक बुक है कामसूत्र जो कि वात्स्यायन ने लिखा है। और इन्हीं से संबंधित जो आपके अलग अलग जो चीजें हैं उनका मूर्ति के रूप में अंकन आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे हिंदू मंदिर हैं जिनमें अंकन देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक आपका अनिवार्य भाग था जो कि हिंदू धर्म में आप पहले से देखते आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो खजुराहो इसके लिए वेल फेमस है। जब आप खजुराहो में जाते हैं तो मंदिरों में ऐसी कई सारी मूर्तियां मिलती हैं जो कि आपको उनसे संबंधित अलग अलग जो सेक्स पोजीशंस हैं या फिर जो भी चीजें कह लीजिए उनका जो अंकन है आपको वहां पे देखने को मिलता है। खैर, तो इसमें से कौन सी ऐसी बुक है जो कि आपके गुप्त काल के दौरान जो है वो हमें देखने को मिलता है? बताइए। चलिए, व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा एक बात मैं बता दूं, ये बड़ी अजीब सी विडंबना है। आज वर्तमान काल में आप देखते होंगे आए दिन आप कितनी भी सजा बढ़ा दीजिए, ये जो बलात्कार के मामले होते हैं, जो रेप के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी नहीं कि चीजें सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार का कानून व्यवस्था धीमा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी जानते हो कि जब भी किसी एक व्यक्ति के ऊपर सेक्स या फिर रेप जैसे आरोप लगाए जाते हैं तो उसकी पूरी जिंदगी जो है वो तबाह हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी इतने कड़े नियम आने के बावजूद अभी भी जो है कि वो क्या किया गया है कि आपके जो मामले हैं
वो क्या है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये अब यदि आप इसके पीछे ये कारण देते हैं कि नहीं छोटे कपड़े पहनने की वजह से होता है, बाकी अन्य रातों को घरों से बाहर निकलने की वजह से होता है, तो ये बहुत बाद की चीजें हैं। सबसे पहला कारण है कि हमें और आपको जो है कि उसके बारे में जो जानकारी है, जो शिक्षा है, वो कभी बताया ही नहीं गया। ठीक है, हम लगातार उन चीजों को एक हवा बनाकर जो है वो करते रहे, और इसकी वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो है कि हम इन चीजों को आज भी सफर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मुद्रा राक्षस जो है वो भले ही आपकी मौर्य वंश की जानकारी देता है, लेकिन ये आपके इस काल का। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस ज्योतिषाचार्य ने यूनानी एवं भारतीय ज्योतिष का समन्वय करके रोमक एवं पॉलिस नाम से नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन है वो आपके, और लेकिन उन्होंने जो भारतीय और साथ ही साथ यूनानी है, दोनों ज्योतिष को एक साथ समन्वय किया, और दो ही बड़े इंपॉर्टेंट सिद्धांत, रोमक सिद्धांत और पोलिस सिद्धांत। यदि आपने कभी पढ़ा होगा आपने ग्रेजुएशन में, तो ग्रेजुएशन में 5th सेमेस्टर में जब मैं था यहाँ पे बीएचयू में था, तो वहां पे 5th सेमेस्टर में ये सिलेबस में था हम लोगों के, मुझे याद है बिल्कुल। तो रोमक और पोलिस नामक जो सिद्धांत है वो कहां पर देखने को मिलता है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर या फिर धन्वंतरी? बताएं भाई, कहां पे जो है, किसके द्वारा जो आपके रोमक और पॉलिस नामक जो सिद्धांत है वह दिए गए थे? बताएं, व्हाट इज द राइट आंसर? बहुत बेसिक सा है, आप चाहेंगे तो इसको आराम से कर ले जाएंगे। एनी वन ऑफ यू कोशिश कीजिए भाई, क्या होगा? चलिए मैं बता देता हूं, सी बता रहे हैं कुछ लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वराह मिहिर होगा। क्या होगा? वराह मिहिर होगा। देखिए, वराह मिहिर ने न केवल ये सिद्धांत दिया, बल्कि वराह मिहिर के द्वारा जो है कि कई सारे अन्य पुस्तकें भी लिखी गई। लाइक यदि हम बात करते हैं पुस्तकों में, तो उसमें हम नाम ले सकते हैं किसका? उसमें हम नाम ले सकते हैं आपके पंच सिद्धांतिका का, वृहत संहिता का, वृहत जातक का, लघु जातक का, ठीक है, विवाह पटल का, योग माया का। कई सारी जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्या बताया, बृहत जातक, ठीक है, इसके अलावा बृहत कथा, ठीक है, लघु जातक, ठीक है, इसके अलावा पंच सिद्धांतिका, ठीक है, योग माया। तो कई सारी जो बुक्स हैं वो इनके द्वारा लिखा गया, जो कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो आता है। ठीक है, बृहत जातक, बृहत संहिता होगा, माफ कीजिएगा, बृहत कथा तो गुड़ाढ़ का है ना शायद, बृहत संहिता, बृहत संहिता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने ही बताया था, वराह मिहिर ने ही बताया था कि जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, ये जो है इन्हीं के द्वारा जो है वह कहा गया था। नाम याद रख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस है वो पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कालिदास के द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम। देखिए, दो चीजें हैं, इसको बेटे डिफाइन संधि विच्छेद कर लोगे तुरंत आसानी से समझ में आएगा। एक है आपकी मालविका, एक महारानी है आपकी मालविका, नायिका। नायिका कौन है? मालविका है। और जो नायक हैं वो भाई साहब कौन हैं? वो हैं आपके अग्निमित्र। इन दोनों की ही प्रेम कहानी आपको यहां पे देखने को मिल रही है। तो जो नाटक का नायक है अग्निमित्र, वो किस से संबंधित है? पुष्यमित्र शुंग, गौतमी पुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र या फिर चंद्रगुप्त सेकेंड। तो नाम से ही स्पष्ट है बेटे, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। मैंने पढ़ाते समय बताया ये आपका क्या है, एक लव स्टोरी है। लिखा किसने? कालिदास ने लिखा है। कालिदास एक दो बुक नहीं लिखे, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से सबसे प्रमुख थे। अब आपको पता होगा चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि आपके विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं।
आप जानते हो गुप्त राजवंश के सबसे प्रमुख शासकों में से एक हैं। उन्होंने जो है कि अपने राज दरबार में 9 लोगों को रखा था, जिनको हम लोग नवरत्न कहते हैं। उनमें एक प्रमुख थे आपके कालिदास। कालिदास के द्वारा अलग अलग बुक्स जो है वो लिखी गई, जैसे आप देखते हैं मालविकाग्निमित्रम हो गया, मेघदूतम हो गया, रघुवंशम हो गया, ठीक है। तो कई सारी जो बुक्स हैं वो उनके द्वारा लिखी गई। तो इसमें से जो नायक है वो कौन है? अग्निमित्र। और नायिका पूछेगा तो कौन है? मालविका। इसको याद कैसे करेंगे आप? इसको याद करेंगे आप इस प्रकार से, जब इनको संधि विच्छेद कर लेंगे तो आसानी से जो चीजें हैं आपको याद हो जाएंगी। बिल्कुल सही आंसर दिया था अदिति जी ने, जानवी जी ने, पूजा जी ने, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लिस्ट 1 में आपको बुक्स के नाम दिए गए अष्टांग संग्रह, 10 रूपक, लीलावती, नीति सार, और लिस्ट 2 में दिया गया कि वो किस सब्जेक्ट से संबंधित हैं? नाट्यकला, राज्य व्यवस्था, गणित और आयुर्विज्ञान। बेटे ध्यान रखना, ये लीलावती पुस्तक जो आपके आर्कियोलॉजी वाले बच्चे हैं, जरा बताएं वो क्यों फेमस है? लीलावती जो बुक है, पहली बात तो मैं बता दूं, लीलावती आपका एक गणित की पुस्तक है। लीलावती जो है आपकी किसकी बुक है? गणित पे है, ठीक है। सी का 3 कहां पर है? सी का 3 ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अष्टांग संग्रह की बात करते हैं, वो कौन सा है? मैंने पढ़ाते समय बताया था, वह अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह आपके चिकित्सा से संबंधित है और विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें 10 रूपक, क्या है? ये आपका नाट्य कला है, ठीक है। और नीति सार की हम बात करते हैं, आपका क्या है? राज व्यवस्था से संबंधित है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, हम लीलावती की बात कर रहे हैं। लीलावती किस लिए फेमस है बेटे? बता सकता है कोई? मैंने बताया था कि इसमें जो है कि प्राचीनतम लिपियों का अंकन है। प्राचीनतम लिपियों का जो उल्लेख है वह हमें प्राप्त होता है, ठीक है। नाम याद रखिएगा, कामंदक का नीतिसार है, पढ़ा होगा आपने, काफी महत्वपूर्ण है। कामंदक का जो नीतिसार है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपके अन्य कई सारी पुस्तक हैं, जैसे आपका लीलावती आपका काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है, आपके गणित पे लिखा गया, प्राचीनतम लिपियों का वर्णन है, 64 प्रकार की जो लिपियां हैं उसमें वर्णित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहां पर आपको राइटर्स के नाम दिए गए हैं, जैसे सर्ववर्मा, शूद्रक, विज्ञानेश्वर, 10 गीतिका। यहां पर उनके द्वारा लिखित बुक्स के नाम मिताक्षरा, आर्यभट्ट, मृच्छकटिकम और कातंत्र। बताएं किसके द्वारा क्या लिखा गया? तो अब आप देखिए, हम बात कर रहे हैं मृच्छकटिकम, शूद्रक का मृच्छकटिकम आपने पढ़ा होगा, वेल फेमस्ड है। अभी मैंने पढ़ाते समय विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा पढ़ाया था, ठीक है। अब बचा आपका सर्ववर्मा और 10 गीतिका। बताएं क्या होगा? ठीक है, सर्ववर्मा का तंत्र और आपका जो 10 गीतिका है वो क्या होगा? आर्यभट्ट। अब देखिए बेटा, यहां पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि यहां पर एक दिया है मिताक्षरा, ना दिया है ना, ये मिताक्षरा और दूसरा ध्यान रखिएगा दाय भाग, ठीक है। मिताक्षरा किसने लिखा है? मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ने लिखा है, ठीक है। और दाय भाग जो कि किसने लिखा है? नाम याद रख लीजिए, जिमुत वाहन। अब एक बात बेटे ध्यान में रखो, ध्यान में यह रखना है आपको कि ये जो जिमुत वाहन जिन्होंने ये रचना की, या फिर विज्ञानेश्वर जिन्होंने ये रचना की, अब आपको यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, वो ये चीज ध्यान में रखना है कि ये जो दोनों की दोनों बुक्स हैं, जैसे वर्तमान समय में आप देखते हैं कि पिता के बाद जो संपत्ति है वो किसको मिलती है? बेटे को मिलती है। ये जो राइट टू सक्सेशन, जिसे हम उत्तराधिकार का अधिकार कहते हैं, नियम कहते हैं, तो ये हिंदू धर्म में जो उत्तराधिकार है कि पिता के मृत्यु के पश्चात उसमें संपत्ति में जो अधिकार होगा उनमें उनकी संतानों को होगा, यदि वो नहीं होंगे तो फिर दूसरों को होगा, ठीक है। जिसमें पिता, पहले ये बताया गया था कि उसमें पुत्री का अधिकार नहीं था, बाद में पुत्री का अधिकार जब आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट बताया गया तो उसमें फिर रखा गया, ठीक है। खैर, तो अब ये जो दोनों के दोनों बुक हैं मिताक्षरा और दायभाग, किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं आपके हिंदू धर्म के अंतर्गत
जो उत्तराधिकार का अधिनियम है, उत्तराधिकार का जो नियम है उनसे संबंधित जो उल्लेख है वो यहां पर करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। बीजगणित मतलब देखो, बीजगणित हम लोग बोलते हैं एलजेब्रा। क्या बोलते हैं? एलजेब्रा। तो जो आपका बीजगणित है उस बीजगणित के लिए कौन फेमस है, कौन जाने जाते हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर या फिर लल्ल। बताएं भाई कौन है फेमस बीजगणित के लिए? जो भास्कर महोदय हैं। कौन? भास्कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा भास्कर का नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, यहां पे आर्यभट्ट भी दिया है ना। बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। देखिए आर्यभट्ट को बीजगणित का हम जनक भी कहते हैं। ठीक है, जो आपके आर्यभट्ट हैं इनको बीजगणित का हम जनक भी कहते हैं। मैंने आप लोगों को भास्कर बताया है और आप लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो, ब्रह्मगुप्त। इसमें तुमको कंफ्यूजन हो गया फिर। अब ये ब्रह्मगुप्त भास्कर प्रथम के समकालीन माने गए, इतना तो पता है। ए होगा जी, मुझे वही समझ में आ रहा है, ए ही होगा। ठीक है, आपका जो ये है क्या कहते हैं, आर्यभट्ट होगा, माफ कीजिएगा, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। आर्यभट्ट हो गए। जो भास्कर प्रथम है ना, इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था, इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं कि जो भास्कर प्रथम हैं इन्होंने ये कहा था कि जब भी किसी चीज का शून्य से कितना भी विभाजन किया जाए, शून्य से अर्थात जीरो से कितना भी हम डिवाइड करें, उसका जो वैल्यू है, उसका जो रिजल्ट है वो कितना आएगा? जीरो ही आएगा। और ये बात कही गई थी आपके भास्कर प्रथम के ही द्वारा, जो कि आपके 600 ईस्वी के आसपास जो इनका जो जन्म है वो हमें देखने को मिलता है, जो कि आपके अस्मक और सौराष्ट्र संबंधित इनका जो क्षेत्र है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? दशमलव स्थानिक मान, भास्कर, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त या फिर आर्यभट्ट। बताएं भाई किसके द्वारा जो है कि दशमलव स्थानिक मान जो है उसकी खोज जो है वो की गई थी? बताएं भाई इसका सही आंसर क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट है, दशमलव स्थानीय मान की बात की जा रही है। बताओ क्या होगा? ए। ठीक है, और बताइए, कोशिश कीजिए, व्हाट इज द राइट आंसर? किसके द्वारा दशमलव स्थानिक मान की खोज की गई थी? डी बता रहे हैं दो लोग, एक लोग बी बता रहे हैं, और भी लोग बताइए भाई क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं बता देता हूं, इसका सही आंसर होगा आर्यभट्ट ने। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। देखिए आर्यभट्ट का काफी इंपॉर्टेंट कई सारी बुक्स हैं, नाम उसको आप लोग लिख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, जैसे आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, 10 गीतिका, 10 गीतिक सूत्र, आर्याष्टक शतक। ठीक है, आर्यभट्टियम, ठीक है, एक हो गया, दूसरा 10
गीतिका, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो आपका 10 गीतिक सूत्र, 10 गीतिक सूत्र। चौथा यदि हम बात करें तो फिर आपका सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत। एंड पांचवा जो आपका सबसे महत्वपूर्ण है आर्याष्टाशतक, आर्याष्टाशतक। देखिए जब हम आर्यभट्ट प्रथम की बात करते हैं तो ये जो आपके आर्यभट्ट प्रथम हैं ये आपके पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ था 476 ईस्वी के आसपास में, जो आपका पाटलिपुत्र का कुसुमपुर का जो क्षेत्र है वहां से देखने को मिलता है। आर्यभट्ट के द्वारा ही जो है कि सबसे पहली बार जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है इसके वैज्ञानिक कारणों की जो चर्चा है इन्हीं के द्वारा जो है आर्यभट्ट प्रथम के ही द्वारा जो है किया गया। इनको ही भारत का पहला ऐतिहासिक खगोल शास्त्री भी कहते हैं, इन्हीं को जो है कि भारत का पहला ऐतिहासिक खगोल शास्त्री भी कहते हैं। इनके द्वारा ही जो है कि आपके वर्ष की लंबाई 365 दिन बताया गया। इन्होंने ही जो है कि जो पाई का सही माप है 3.1416 वो भी इन्हीं के द्वारा बताया गया। तो चाहे हम वर्ष के दिन की बात करें, वर्ष के दिन की बात करें, ठीक है, इसके अलावा सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण की बात करें, ठीक है, इसके अलावा मैंने बोला कि जो पाई का मान है, पाई का जो मान है 3.1416 ये भी इन्हीं के द्वारा बताया गया, ठीक है। इनको ही हम प्रथम ऐतिहासिक खगोल शास्त्री के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीजें जो है कि आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन 337-38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में जो श्रेणियां होती थी बैंक के रूप में कार्य करती थी, तो उनमें से कौन सी एक ऐसी श्रेणी है, श्रेणी मतलब एक प्रकार से कह लीजिए उन लोगों का समूह, ठीक है, तो जिनके द्वारा जो है कि सूर्य मंदिर का एक निर्माण कराया गया। बात किसी करें मंदसौर अभिलेख में ऑप्शन बढ़इयों के, तेलियों के, रेशम बुनकर के या फिर शिल्पियों के, बताएं सही आंसर क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर? चलिए श्रेया जी ने आंसर किया है ऑल सीड्स, ठीक है, और भी लोग कोशिश करें। व्हाट इज द राइट आंसर? बी, ठीक है। विनीता जी ने भी बी कहा है, जानवी जी ने भी बी कहा है, लेकिन देखिए बी आंसर गलत है, ठीक है। अदिति जी ने सी, नाउ द चेंज द आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। समय के साथ बहो, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जो रेशम बुनकर थे, ठीक है, जो सिल्क वेबर थे, उनके द्वारा जो है कि मंदसौर के क्षेत्र में एक भव्य, एक लग्जरियस जो आपका टेम्पल है वो भी किसको? सूर्य मंदिर को। देखिए क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि मंदसौर में रेशम बुनकरों के द्वारा किस देवता के लिए समर्पित मंदिर का निर्माण किया गया? वहां पे ऑप्शन दे देगा सूर्य का, शिव का, विष्णु का, उमा का। तो आपको ध्यान रखना है बेटे, जो सूर्य मंदिर है वह निर्माण किया गया था। और ये इसकी जानकारी कहां मिलती? तीसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मंदसौर में स्थापित या फिर रेशम बुनकरों के द्वारा स्थापित जो सूर्य मंदिर के निर्माण का जो उल्लेख है वो किस अभिलेख में मिलता है? तो ध्यान रखिएगा मंदसौर अभिलेख में मिलता है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन जो कायस्थ जाति है इसका सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? ऑप्शन मनु ने, याज्ञवल्क्य ने, नारद ने या फिर बृहस्पति ने। ध्यान रखिएगा इन सभी के नाम पे अपनी अपनी स्मृतियां हैं। ये जो आपके राइटर्स हैं, मनु ने मनु स्मृति लिखा, याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति लिखा, नारद ने नारद स्मृति लिखा और बृहस्पति ने बृहस्पति स्मृति लिखा। तो एक्चुअली में ये इनके बुक की बात कर रहा है जहां पे जो कायस्थ जाति है उसका सबसे पहली बार उल्लेख मिलता है। बताइए, चलिए
श्रेया जी ने बी कहा है, विनीता जी ने बी कहा है, बिल्कुल द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो याज्ञवल्क्य की स्मृति है उसमें देखने को मिलता है। ये स्मृतियां जो हैं किसके बारे में जानकारी देती हैं, तो दीज स्मृतिज और द एक्चुअली द लॉ बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, ये प्राचीन काल में जो आपकी विधि विषयक ग्रंथ होते, जैसे हमारे वर्तमान समय में हमारे पास हमारा भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय सुरक्षा संहिता है, अलग अलग जिसको पहले आप आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीपीसी, अलग अलग नामों से आप जानते थे। ठीक है, जैसे वर्तमान समय में हमारे कानून की अलग अलग चीजें हैं। तो वर्तमान हमारे समाज को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास हमारा भारतीय संविधान है और अलग अलग न्यायिक पुस्तकें हैं, लेकिन प्राचीन काल में ऐसी चीजें नहीं थी। प्राचीन काल में जो समाज को नियंत्रित करने के लिए जिस पुस्तक का हम उपयोग करते थे उन्हें हम स्मृतियों के रूप में जानते हैं। खासकर ये हिंदू धर्म के लोगों के लिए संचालन का कार्य करती थी, जिसमें आपने जरूर नाम सुना होगा, जो कि सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेबल है। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं इसका सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। मनुस्मृति आपने नाम सुना होगा, सबसे विवादित स्मृति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो कि मनु के द्वारा लिखा गया और मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा आपका याज्ञवल्क्य की स्मृति है, इसमें जो चीजें हैं थोड़ी सी रिलैक्स की गई, खासकर महिलाओं के अधिकारों को लेकर। देखिए, हर एक पुस्तक में, हर एक बुक में यह जरूरी नहीं है कि सभी चीजें आपको वेल परफेक्ट मिलेंगी। जितनी आपको दिक्कतें मनुस्मृति में, बार बार मनुस्मृति क्यों कहा जाता है, तो केवल 2 कारणों से मनुस्मृति सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। पहला कि महिलाओं के अधिकार को लेकर, ठीक है, और दूसरा जो सबसे प्रमुख है वो शूद्र की स्थिति के लिए, क्योंकि इसमें जो शूद्रों के अधिकार हैं उनकी जो स्थिति है उसको काफी ज्यादा क्या किया गया है, दबाया गया है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और उन पे कुछ ऐसी चीजें बताई गई जो कि वास्तविकता में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी क्या है, खामी है। लेकिन इसके इतर यदि हम ये 2 पॉइंट्स को हटा दें, इन केस मैं मानता हूं कि चीजें नहीं होनी चाहिए, जो 2 पॉइंट्स हैं वो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके इतर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि उस समय के तत्कालीन जो आपकी समाज था, जो सोसाइटी था, उसको संचालन करने के लिए आवश्यक है, जो कि आपको यहां पर देखने को मिलता है। आप किसी भी धर्म का कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, वो परफेक्ट नहीं है, चाहे वो आपका मुस्लिम धर्म हो, चाहे आपका बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे आपका कोई भी ईसाई धर्म हो, सभी में, सभी पुस्तकों में कुछ न कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि क्रिटिसाइजेबल हैं, अर्थात उनकी आलोचना की जानी चाहिए और उनसे कोई भी का इनकार नहीं कर सकता। तो मनुस्मृति में बिल्कुल ऐसे फैक्ट दिए गए हैं जो कि स्त्रियों के लिए या फिर महिलाओं के लिए या फिर शूद्रों के लिए जो है कि उपयुक्त नहीं है, ना ही वो कभी ऐसे होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। खैर, आपने पढ़ा होगा यत्र नारे तत्र पूज्यन्ते करके है ना एक, वो भी आपके कहां मिलता है, इन्हीं स्मृति ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, जो हम बार बार महिलाओं को कहते हैं कि महिलाओं को प्राचीन काल में अधिकार नहीं था, ये वो लोग कह सकते हैं जिन्होंने प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं। वास्तविक जो आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर अन्य स्मृति ग्रंथ हैं वो लिखे किस भाषा में गए, संस्कृत में लिखे गए। हम जो वर्तमान में पढ़ते हैं वो संस्कृत नहीं पढ़ते, हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, अनुवाद पढ़ते हैं, और ये सभी अनुवाद आपके ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा मिलता है। ठीक है, ब्रिटिश काल के दौरान इनका अनुवाद किया गया है, उस दौरान उनकी जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए आवश्यक ये है कि हम जब भी किसी चीज की आलोचना करें तो जो वास्तविक मूल स्रोत है उनका अध्ययन किया जाए और उसके पश्चात जो है किसी परिणाम पर हमें आने की आवश्यकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था? दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान नारद, कात्यायन, बृहस्पति या फिर वारुचि, किसके द्वारा जो है कि जो दास मुक्ति है उसके अनुष्ठान का जो विधान है वह किया गया था? बताइए भाई क्या होगा? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, दास मुक्ति की बात कर रहा है बेटे। व्हाट इज द राइट आंसर? नारद, कात्यायन, बृहस्पति, वारुचि। नारद ने, ठीक है, क्या होगा? नारद जो हैं उनके द्वारा जो है, ठीक है, आपके जो दास मुक्ति अनुष्ठान जो प्रावधान है वो किया गया। अब देखिए, जब हम दास प्रथा की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि मौर्य काल के दौरान जो है 2 व्यक्ति आपको दिखाई देते हैं। एक आपको दिखाई देते हैं
चाणक्य जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं, और दूसरे उन्हीं काल में जो आपकी यूनानी राजदूत हैं, यूनानी आपके ट्रेवलर हैं, यात्री, जिनका नाम क्या है, मेगस्थनीज है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चाणक्य के अनुसार क्या बौद्ध काल में, सॉरी, मौर्य काल के दौरान दास प्रथा मौजूद थी क्या? क्या मेगस्थनीज ने मौर्य काल के दौरान दास प्रथा का वर्णन किया है क्या? दास प्रथा, बताइए किसने कहा? इन दोनों में से किसने क्या कहा है, जरा बताओ बेटे। प्रवेश जी ए बता रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, प्रवेश जी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। श्रेया जी नहीं बता रहे हैं। 15 टाइप के, देखो समझिएगा, मेगस्थनीज कहते हैं, देखिए मेगस्थनीज जो कि क्या है, यूनानी यात्री। न केवल आपको यूनानी यात्री बेटे ध्यान में रखना है, बल्कि एक चीज और ध्यान में रखना है कि ये यूनानी यात्री तो थे, लेकिन प्रथम यूनानी यात्री थे, फर्स्ट आपके ग्रीक ट्रेवलर के रूप में जाने जाते। इनकी एक पुस्तक है इंडिका, ठीक है, और इस बुक में बताया कि जो दास प्रथा है वो भारत में प्रचलित नहीं थी। भारत में जो स्लेवरी सिस्टम है वो था ही नहीं। लेकिन जब हम चाणक्य की बात करते हैं तो चाणक्य भाई साहब आते हैं और क्या कहते हैं कि दास प्रथा मौजूद थी। दास प्रथा जो है वो क्या थी, मौजूद थी, और अपनी बुक जिसका नाम क्या है बेटे, अर्थशास्त्र, और उस पुस्तक अर्थशास्त्र में ये 7 प्रकार के जो दास हैं उसका जो उल्लेख है ये भाई साहब वहां पर करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो यहां पर ऐसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 मिनट, हेलो, हाँ दी, हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, हम आपको बाद में बात करते हैं, प्रणाम। तो हम लोग जो है कि वहां तक डिस्कस कर लिए। अगला क्वेश्चन है कि फाहियान ने किसके व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण दिया है। अब देखिए, हम बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एक है भाई साहब आपके फाहियान, ठीक है, दूसरे हैं आपके वेनसांग, वेनसांग, ठीक है, और इनके पहले यदि हम बात करें तो वो आएंगे आपके चीनी। ये दोनों आपको जो दिखाई दे रहे हैं फाहियान और वेनसांग, एक्चुअली में ये क्या हैं, ये आपके गुड़ यात्री हैं। अरे चीनी यात्री हैं भाई, क्या हैं, चीनी यात्री। तो पॉइंट यह है कि इन्होंने किसके व्यक्तित्व का वर्णन किया, समुद्रगुप्त, कांचगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर? किसके दरबार में आए थे? बहुत बढ़िया, क्या बात है। श्रेया जी कह रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, विनीता जी कह रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रवेश जी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं बता रहे हैं ना। चलिए, फाहियान किसके दरबार में आए थे जरा बताना हमको। चाइनीज यात्री है ना फाहियान, वेनसांग याद होगा जब आप लोगों को वो पढ़ाया गया था सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो वहां पे इन लोगों के नामों का उल्लेख आया होगा या मैंने उल्लेख किया होगा, याद आ रहा है कि नहीं? चलिए नहीं याद आ रहा है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। चीनी यात्री जो फाहियान है, जिनकी हम चर्चा बार बार करते हैं, जो कि इनका मूल नाम कुंड था, ठीक है, इनकी बुक का नाम फाकोकी, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप सभी जानते भी होंगे। फाहियान अपनी जो बुक है उसमें तत्कालीन शासक जो कि आपके कब आए थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे, ठीक है, लेकिन उनका वो कोई भी उल्लेख नहीं करते हैं, ठीक है, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। भारत में वो जो है कि कुल आपके 14 वर्ष ये आपके रहे, 399 से लेके 414 एडी तक, 399 से लेकर जो है कि यह 414 एडी तक, 399 से लेके 414 एडी तक जो है कि यह 14 वर्ष तक जो है कि ये भारत में रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस दौरान उन्होंने, जिसमें 6 वर्ष वह मध्य देश में, आपका जो सेंट्रल आपका रीजन है वहां पर रहते हैं, और उस यात्रा के दौरान जो है वो कहीं पर भी
जो उनके तत्कालीन शासक हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त सेकेंड, उसका वो उल्लेख नहीं करते हैं। तो जब उल्लेख नहीं करेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में जो है ये भारत आते हैं। ठीक है, देखिए हम फायान की बात करते हैं, चीनी यात्री हैं बेटे। ठीक है, इनका जो बचपन का मूल नाम था वो क्या था? कुंड था। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है पा को की। ठीक है, ये 14 वर्ष तक भारत में रहे। 399 एडी में ये भारत आते हैं। किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आते हैं। और यह जो है कि 399 से लेके 414 एडी तक जो है भारत रहते हैं, जिसमें 6 वर्ष इन्होंने जो है कि जो मध्य देश है, मध्य प्रदेश मत सोच लीजिएगा, मध्य देश, वहां पर ये निवास करते हैं और अपना जो है उसके बारे में जो जानकारी है ये इनके द्वारा दी जाती है। बाकी और भी कई सारी चीजें हैं, लाइक यदि हम बात करें, मैंने आप लोगों को बताया कि इनकी जो बुक है उसमें वो कहीं पर भी चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि जिसके शासन काल में भारत आ रहे हैं उनके बारे में वो कहीं पर भी कुछ भी उल्लेख नहीं करते। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पर्यंक पर आसीन राजा को वीणा बजाते हुए अंकित किए गए सिक्के किसने जारी किए? बहुत सिंपल है ना, वीणा बजाते हुए कह रहा है। ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, कुमार गुप्त प्रथम, कनिष्क प्रथम, रुद्रदामन। ये आदमी वही कर पाएगा, ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसने थोड़ा सा पढ़ा होगा। बताओ बेटे क्या होगा? बहुत सिंपल है, देखो बेटे, वीणा बजाते हुए अंकित मुद्रा को हम लोग किस प्रकार की मुद्रा के नाम से जानते हैं? उससे हम वीणा वादन प्रकार की मुद्रा कहते हैं। तो जो वीणा वादन प्रकार की मुद्रा है इसका प्रचलन किसने किया था? तो तड़ से दिमाग में आपके आएगा कि सर इसका तो प्रचलन किए रहे समुद्रगुप्त चचा, लेकिन समुद्रगुप्त चचा का नाम यहां पे है नहीं, उनके लड़कवा सब का नाम दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम दिया है, कुमार गुप्त फर्स्ट का नाम दिया है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो कनिष्क फर्स्ट का नाम दिया है, रुद्रदामन का नाम दिया, कुछ उनके दादा लोगों के नाम दिए गए हैं पहले के और कुछ उनके बाद के नाम दिए गए हैं। देखो जो समुद्रगुप्त हैं उनके बाद में जानवी जी ने भी कहा है, प्रवेश जी ने भी कहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए बेटे समझिएगा, ये कुमार गुप्त जो रहे ये बहुत मानते रहे किसको? समुद्रगुप्त को। इन्होंने समुद्रगुप्त को कॉपी करते हुए वीणा वादन प्रकार की मुद्रा भी चलाई थी और साथ ही साथ जो है इन्हीं कुमार गुप्त का देखेंगे कि इन्होंने अश्वमेघ प्रकार की भी मुद्रा चलाई। अश्वमेघ प्रकार की भी मुद्रा जो है इन्होंने वापस से प्रचलित किया। देखिए वीणा वादन प्रकार की मुद्रा कहें, अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा कहें, दोनों पहली बार जो है कि समुद्रगुप्त के शासन काल में चली थी। अब भाई साहब को लगा कि यदि समुद्रगुप्त चला सकते हैं, समुद्रगुप्त से इनका संबंध क्या था जरा बताइए। जो समुद्रगुप्त हैं और कुमार गुप्त हैं इन दोनों का आपस में संबंध क्या रहा है जरा बताओ हमको। देखो समुद्रगुप्त के पुत्र रहे कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो पुत्र रहे हैं वह कौन रहे हैं? कुमार गुप्त रहे हैं। ठीक है, समझिएगा। तो अब जहां पे प्रचलन आपके समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा सबसे पहली बार की थी। ठीक है, तो यदि कल को ऑप्शन में आ जाए कि अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा कौन सी, उसमें समुद्रगुप्त ऑप्शन में नहीं होगा तो भी आपका कुमार गुप्त होगा। लेकिन बस अंतर क्या है ये समझ लीजिए, जो सिक्के समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ प्रकार के चलाए थे उसमें जो घोड़ा है वह कितना है? एक घोड़े का जो अंकन है वहां पर देखने को मिलता है। लेकिन जो अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा कुमार गुप्त ने चलाई थी उसमें कितने घोड़े का अंकन है? 2 घोड़े का जो अंकन है वो दिखाई देता है, जिससे ये हिस्टोरियंस अनुमान लगाते हैं कि समुद्रगुप्त ने अपने शासन काल में जो है कि कितने अंकन किए रहे होंगे। तो उन्होंने जो है कि एक
आपके अश्वमेध यज्ञ किया होगा समुद्रगुप्त ने, जबकि आपके जो कुमार गुप्त हैं उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ जो है वो किए होंगे। जी हां, ये उनके ग्रैंड सन थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद जो है आज की क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे। अगला क्वेश्चन, कुमार गुप्त के काल में लाट से 10 पुर आने वाली श्रेणी जिस वस्तु का व्यापार करती थी वो क्या था? लाट से 10 पुर की बात की जा रही है, जहां से किस वस्तु का व्यापार किया जाता था? जम्स का, रत्न का, हाथीदांत, आइवरी का, घोड़े का, हॉर्स का, या फिर आपके सिल्क, आपके जो क्लॉथ्स थे, ठीक है, रेशमी कपड़े थे, उनका, किसका व्यापार जो है उनके द्वारा किया जाता था? काफी इंपॉर्टेंट है, कुमार गुप्त की बात कर रही हैं। बताइए क्या होगा? इसको देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आंसर आपका हो जाएगा। अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, देखिए क्वेश्चन को पिक कैसे करना है। अभी मैंने आपको एक अभिलेख बताया था जिसमें जो है कि क्या बात की जा रही थी। एक अभिलेख का मैंने बताया था ना कि मंदसौर अभिलेख, कुमार गुप्त के शासनकाल का जो ये मंदसौर अभिलेख है, उसी में तो चर्चा मिल रही थी किसकी? श्रेणी की। कौन सी श्रेणी? जिसने रेशम बुनकर की श्रेणी, रेशम बुनकर की श्रेणी, याद आ रहा है? वही वाला तो है। तो यहां पर आपको ऑप्शन दिया गया है कि जो रेशमी कपड़े हैं उनका जो आपका व्यापार है उनके द्वारा किया जाता था। तो क्वेश्चंस आपको कनेक्ट करना है, और ये क्वेश्चन आप तभी कनेक्ट कर पाओगे जब आपके पास वो नॉलेज होगा, वो फैक्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कनेक्ट करना सीखिए। कुमार गुप्त दिया है, कुमार गुप्त के शासनकाल में मंदसौर यदि आपने पढ़ा होगा तो नो डाउट आप आसानी से उस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल के किस अभिलेख में भूमि बिक्री संबंधित विवरण दिया गया? गुप्त काल के कौन से अभिलेख में जो है कि भूमि के बिक्री संबंधित जो विवरण है वो दिया गया? जूनागढ़ अभिलेख में, भीतरी स्तंभ लेख में, विग्राम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में, या फिर दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में? बताएं, व्हाट इज द राइट आंसर? मैंने कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पे वीडियोस बनाए हैं। आप लोगों के जो प्रारंभिक ताम्र पत्र हैं वहां पर मैंने पढ़ाते समय बताया है। दामोदरपुर ताम्रपत्र के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है, बताया है। क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दामोदरपुर ताम्रपत्र जो है वहां से इसके बारे में जो जानकारी है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, भीतरी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है, किसके शासनकाल का है? स्कंद गुप्त के शासनकाल का है। क्या जानकारी मिलती है? तो स्कंद गुप्त के शासनकाल में जो हूण आक्रमण होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, पढ़ाते समय बताया था। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त नरेश ने अप्रतीक प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया था? यह मैंने कल बताया था। मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय वहां पे कुमार गुप्त के बारे में जो है बताया था, जिसमें बताया था कुमार गुप्त ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक संख्या में मुद्रा प्लस जो अभिलेख है वह प्रचलित इन्होंने किए थे। अभिलेख जो कि 18 की संख्या में थे और मुद्रा जो है 14 से 15 प्रकार की जो मुद्रा है उसका प्रचलन इनके द्वारा किया गया था। अब उसमें उन्होंने कुछ नए प्रकार की मुद्रा जो है इनके द्वारा जारी की गई। जैसे आप देखते हैं मयूर शैली की मुद्रा, मयूर शैली, या फिर जिसे आप कार्तिकेय प्रकार की भी मुद्रा कहते हैं। ठीक है, इनके द्वारा खड्ग निहंता प्रकार की मुद्रा। ठीक है, ऐसे ही आप देखते हैं। तो ऑप्शन है बुद्धगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त प्रथम या फिर समुद्रगुप्त। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जो कुमार गुप्त प्रथम हैं उनके द्वारा जो है
इस प्रकार की जो मुद्रा है उसका जो प्रचलन है उनके द्वारा किया गया था। मैंने पढ़ाते समय समुद्र स्कंद माफ कीजिएगा कुमार गुप्त के बारे में जो है डिटेल में जो चीजें हैं आपके साथ डिस्कस की थी, जिसमें उन्होंने जो है कुछ नए प्रकार की मुद्रा चलाई थी, लाइक खड्गधारी, गजारोही प्रकार की मुद्रा, खड्ग निहंता प्रकार की मुद्रा, कार्तिकीय प्रकार की मुद्रा और अप्रतिग प्रकार की मुद्रा। ये काफी इनकी नई मुद्राएं हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं। इन्होंने तीनों माध्यमों में मुद्राएं चलाई, गोल्ड क्वाइंस, कॉपर क्वाइंस एंड आपका कौन सा, ताम्र। गोल्ड को हम दिनार कहते हैं, कॉपर को हम रुपयक या फिर रौप्य कहते हैं और ताम्र मुद्राओं को हम इस काल में मासक कहते हैं। ठीक है, तो आपके गुप्त काल के दौरान जो स्वर्ण की मुद्राएं थी उनके लिए दिनार शब्द का प्रयोग मिलता है, जो चांदी की मुद्राएं थी उनके लिए रुपयक या फिर रौप्य शब्द का प्रयोग मिलता है, जो ताम्र मुद्राएं थी उसके लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है, मासक शब्द का प्रयोग मिलता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे पहली प्राप्त निधि है? सबसे पहली कह रहा है, बड़ी नहीं कह रहा है। ऑप्शन बस्ती निधि, बयाना निधि, कालीघाट निधि या फिर कोटवा निधि। बताइए सही आंसर क्या होगा, बताइए भाई। सबसे पहली निधि जो है वह कौन सी थी? बताओ बताओ बताओ, बहुत सिंपल होना चाहिए, ये तो एकदम बेसिक सा है क्वेश्चन, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है भैया। ये आपने यदि मुद्राओं को पढ़ा होगा तो वहां पे इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाते समय बताया भी था। बताओ भैया क्या होगा? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है, काली घाट। क्या होगा? काली घाट। ठीक है, अब देखिए बयाना की हम बात करते हैं तो बयाना में सबसे बड़ी निधि प्राप्त है, सबसे बड़ी निधि जो है वो प्राप्त है। बयाना कहां से प्राप्त है? आपका राजस्थान से प्राप्त है। ठीक है, इस बयाना निधि में जो है कि आपको लगभग 1821 मुद्रा जो है वो प्राप्त हुआ, जिनमें सर्वाधिक जो मुद्रा है वह किस शासक का है? तो वो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का। लगभग 983 मुद्राएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। फिर किसका है? तो फिर है आपके कुमार गुप्त का, जिसमें 663 या 83 जो मुद्राएं हैं वो हमें वहां से प्राप्त होती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, मैंने पढ़ाते समय वहां पे आप लोगों को बताया था। आपके 600 उतनी जो मुद्राएं हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। 1881 इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय की 983 है और कुमार गुप्त प्रथम की 628 है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासनारूढ़ हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त संवत के वर्ष 56 में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त प्रथम या फिर स्कंद गुप्त, इसको निकाल लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए गुप्त संवत की तिथि कितनी है? 319 है। तो जब आप इससे निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो 56 वर्ष है उसमें किसने जो है कि सिंहासन रूढ़ हुए थे। अरे भाई सिंपल सा है, चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र प्रांत का प्रांतपति बनाया था? पर्णदत्त, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, जब भी सौराष्ट्र की बात की जाए, पर्णदत्त की बात की जाए तो आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए सुदर्शन झील, क्योंकि पर्णदत्त भाई साहब वो हैं जिनके शासनकाल में जो सुदर्शन झील है इसका क्या कराया गया था? जीर्णोद्धार कराया गया था। क्या कराया गया था? जीर्णोद्धार, मरम्मत, रिपेयरिंग कराई गई थी। ये जो सुदर्शन झील है सबसे पहली बार इसका निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, मौर्य वंश में हो रहा है इसका निर्माण। उसका विस्तार अशोक ने किया। उसका तीसरी बार जब वो पहली बार टूटता है, किसके शासनकाल में पहली बार टूटता है? तो शक महाक्षत्रप शासक रुद्रदामन के शासनकाल में, और पहली बार उन्हीं के शासनकाल में उसका जीर्णोद्धार होता है। लेकिन दूसरी बार जो है स्कंदगुप्त के प्रांतपति, सौराष्ट्र के प्रांतपति, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम पर्णदत्त है। ठीक है,
तो उनके शासन काल में जो है किस प्रकार की जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। बाकी आपने देखा होगा पर्णदत्त के शासन काल में एक चक्रपालित थे, नाम याद रखिएगा, उनका भी इंपॉर्टेंट नाम है। अगला, समुद्रगुप्त के समय में कांची का राजा कौन था? यदि अब आपने जो दक्षिणापथ की विजय है, दक्षिणापथ का यदि आपने विजय पढ़ा होगा तो यह क्वेश्चन आया था, और यह क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट एग्जाम 2024 जून जो आर्कियोलॉजी का हुआ है, संभवतः ये क्वेश्चन था ना बेटे वहां पे? मुझे एक बार कंफर्म कीजिएगा, शायद ये क्वेश्चन वहां पे था, मुझे जहां तक याद आता है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? मैंने पढ़ाते समय वहां बताया भी था। बताओ भाई क्या होगा? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अब इसमें काम गड़बड़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा? वेरी गुड, कौन था? विष्णुगुप्त। किस डायनेस्टी का है विष्णुगुप्त? पल्लव वंश का है, पल्लव डायनेस्टी का है। देखिए दक्षिणापथ की जब हम विजय की बात करते हैं तो दक्षिणापथ विजय में जो समुद्रगुप्त है उसने कुल 12 शासकों को पराजित किया था। कितने? 12 शासकों को उसने क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है, नाम चाहे तो मैं आपको जल्दी से एक बार डिक्टेट कर दे रहा हूं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे कोसल जो आपका राज्य था उसके राजा थे महेंद्र, महाकांतार राज्य के व्याघ्रराज, कौराल के मंटराज, पिष्टपुर के महेंद्रगिरी, कोट्टूर के स्वामी दत्त, एरंडपल के दमन, कांची के विष्णुगुप्त, अवमुक्त के नीलराज, वेंगी के हस्तिवर्मन, पालक के उग्रसेन, देवराष्ट्र के कुबेर एंड कुस्थलपुर के धनंजय। तो ये 12 शासक थे जिनको उन्होंने क्या है कि दक्षिणापथ की विजय के दौरान जो उन्होंने पराजित किया था। बाकी इनकी आप देखते ही होंगे कि इनकी 2 विजय आर्यावर्त की भी हैं, आर्यावर्त का प्रथम युद्ध और आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध। ठीक है, जिसको कि आप वहां पर देख सकते हैं। आर्यावर्त के युद्ध में उन्होंने जो है कि नीति प्रसभोध्वरण जो नीति है उसको उन्होंने किया था, जिसका मतलब होता है कि पूर्ण रूप से उखाड़कर फेंक देना और अपने में विलय कर लेना। और जो दक्षिणापथ का युद्ध किया था उसमें जो नीति उन्होंने अपनाई थी वो था ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति, मतलब कि नष्ट करके उसको विलय न करना, मात्र अपना जो है कि क्या कहते हैं अनुयायी बनाकर छोड़ देना। तो ये 2 चीजें हैं जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय बताया था। तो ये आप लोगों को आज हमने जो है कुछ विशेष इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए। अभी इस पेपर में और भी कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बचे हुए हैं, हम आगे वाले से आने वाले समय में उनको जो है हम एक एक करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ अन्य बेहतरीन पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस के साथ। तब तक के दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।